आज हम लोग वृद्धों में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारा, उसकी बात करेंगे, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। कोई बताएगा कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, मॉलिब्डेनम, कैलिनियम, है ना, ये सारे जो है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सिलीनियम। तो हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो रोज़मर्रा में हमको चेक करने पड़ते हैं, दैट इज़ सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम, सीरम मैग्नीशियम एंड सीरम कैल्शियम, सीरम फॉस्फेट ऑल्सो। तो 4 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो रोज़मर्रा में चेक होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम की कमी को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सोडियम की नॉर्मल वैल्यू बताइए। 135 से 145 मिलीमोल पर डेसीलीटर। कितना? 135 to 145 मिलीमोल पर डेसीलीटर। पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू बताइए। 3.5 से 4.5। कितनी? 3.5 to अगर सोडियम 135 से कम होता है तो उसको क्या कहते हैं? कम। हाइपोनेट्रीमिया। सोडियम की कमी को क्या कहते हैं? हाइपरनेट्रीमिया। सोडियम ज़्यादा होता है तो क्या कहते हैं? हाइपरनेट्रीमिया। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में अगर सोडियम कम होगा तो हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे। अगर किसी का सोडियम 120, 122, 124, 126 है तो हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे। अगर सोडियम 135 से ज़्यादा है तो हाइपरनेट्रीमिया कहेंगे। हाइपोनेट्रीमिया क्यों होता है? सोडियम की कमी से। क्योंकि बुजुर्ग आदमी का खाना पीना कम हो जाता है, वो खाने में नमक कम खाते हैं। खाने में डॉक्टर कई बार कहते हैं कि नमक कम खाइए, तो वो सोचते हैं बिल्कुल नहीं खाना है। ऐसा गलत है। नमक कम खाने का मतलब है कि एक वृद्ध आदमी को जिनको ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी है, जिनको उनके चिकित्सक ने कहा कि नमक कम खाइए, उनको 3 ग्राम नमक दिन भर में खाना है। कितना खाना है? 3 ग्राम। 1 ग्राम नमक का मतलब 1 चुटकी। तो इसका मतलब उनका खाना जो बनता है वो बिना नमक का अलग कर लिया जाए। नाश्ते में 1 चम्मच नमक, 1 चुटकी नमक, और लंच में 1 चुटकी नमक और डिनर में 1 चुटकी नमक डालें तो 3 ग्राम होता है। इस तरीके से नमक भी मिलता रहेगा, नमक के साथ आयोडीन भी मिलती रहेगी और ज़्यादा नमक का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। दूसरा बड़ा कारण बुजुर्ग लोगों में नमक की कमी का होता है यूज़ ऑफ डाययूरेटिक्स। क्या? यूज ऑफ डाययूरेटिक्स। ऐसी दवाएं जिनसे पेशाब ज़्यादा होता है, जैसे बुजुर्ग लोगों में सूजन आ जाती है, तो जब सूजन आती है या सांस फूलती है तो हार्ट के डॉक्टर उनको ऐसी दवाएं देते हैं जिनको डाययूरेटिक्स कहा जाता है। कौन कौन से डाययूरेटिक्स हम जानते हैं? लेसिक्स, बोलिए। लेसिक्स, टॉर्सेमाइड, टॉर्सेमाइड, स्पाइरोलेक्टोन, स्पाइरोलेक्टोन, एल्डेक्टोन। एल्डेक्टोन। ये कुछ कॉमनली यूज डाययूरेटिक्स है जो यूज होते हैं। तो डाययूरेटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो शरीर से पेशाब ज़्यादा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? पेशाब। जब पेशाब ज़्यादा बनेगा तो पेशाब के साथ साथ सिर्फ पानी ही नहीं निकलेगा, शरीर का नमक भी निकलेगा। तो उन दवाओं से भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, क्योंकि जैसे वो दवा लिख दी गई तो दवा आदमी कई महीनों खा रहा है, तो एक दिन में सारा नमक नहीं निकला, कि थोड़ा 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 करते करते डेफिशिएंसी हो गई। क्यों? क्योंकि जो शरीर का है वो तो निकाल रहे हो और जो खाना चाहिए वो खा नहीं रहे हो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा नमक मत खाओ। यस सर। तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। दूसरी स्थिति आई हाइपरनेट्रीमिया। क्या? हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया का मतलब सोडियम ज़्यादा हो गया। अब ये ज़्यादा कैसे होता है जी? ये अधिकांश ज़्यादा नमक खाने से कभी भी हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा, क्योंकि किडनी में ऐसी मशीन लगी है, ऊपर वाले ने लगाई है, कि जो भी चीज़ एक्सेस होगी वो यूरिन से बाहर निकाल देगी। तो हाइपरनेट्रीमिया का अगर कभी केस हमारे पास आता है तो जनरली पेशेंट में पानी की कमी होगी, पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा। डिहाइड्रेशन के कारण शरीर में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हेमोकॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हेमोकॉन्सेंट्रेटेड। इसका एग्जाम्पल समझिए। चाय पिए किसी ने? पिए। 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी डाले तो अच्छी लगती है? नो सर। क्यों? क्योंकि वो मीठा हो जाता है ना। 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी तो अच्छी लगेगी ना। नो सर, वो हाँ। ज्यादा मीठा लगेगा। ज्यादा क्यों नहीं होगा? एक चाय में 1 चम्मच। बड़े गिलास में 1 चम्मच तो ठीक लगेगा। तो हम ये मान के चलते हैं ठीक लगेगा। अब अगर हम उसको खोला के चाशनी बना दें और 1 चम्मच कर लें तब तो बहुत मीठा लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरीके से हाइपरनेट्रीमिया, कि अगर मान लो शरीर में टोटल वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड कम हो जाए, हमें लैट्रिन लग जाए, दस्त लग जाए, पानी ना पिए, तो सारी वैल्यूज कंसंट्रेटेड हो जाएंगी, जैसे चाशनी बन गई। तो
1 चम्मच चीनी तो थी ही थी, पर क्योंकि पानी कम हो गया इसलिए वो उसकी मिठास बढ़ गई, यस सर। है ना। अब इसका उल्टा समझो, उस 1 कप पानी को, 1 कप चाय को तुम एक ड्रम में डाल दो तो मीठा महसूस होगा? नहीं होगा। इसको हेमो डाइल्यूशन कह दिया। क्या कह दिया? हेमोडाइलेशन। तो 2 खेल हुए बॉडी में, हेमो कॉन्सेंट्रेशन और हेमो डाइल्यूशन। कई बार ऐसा देखा गया है कि मरीज तुम्हारे पास आया, बड़ा कमज़ोर है, पतली लैट्रिन हो रही है, बीपी पल्स नहीं मिल रही है, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड है, माथे पे झुर्रियाँ पड़ी हैं, आपने उसका हीमोग्लोबिन लिया, आया 14 ग्राम। आप बड़े खुश, 14 आ रहा है, देखने से तो बड़ा एनीमिक लग रहा है, क्या चक्कर है? उसके बाद 4 दिन आपने उसको फ्लूइड लगाया, इलेक्ट्रोलाइट लगाया, राइल्स ट्यूब डाली, खूब उसका यूरिन आउटपुट मेंटेन हो गया, आपने उसका फिर से हीमोग्लोबिन किया तो आया 7 ग्राम, 8 ग्राम। अब दिमाग बड़ा टेंशन में कि कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई इसको रक्त रिसाव नहीं हुआ, इसका खून गया कहाँ? तो एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा हेमो कॉन्सेंट्रेशन का। क्या लगा? हेमो कॉन्सेंट्रेशन। शरीर का पानी इतना कम हो गया था कि वो 7 ग्राम खून 14 लग रहा था, क्योंकि हेमो कॉन्सेंट्रेटेड वैल्यू आई। आपने मरीज को रिहाइड्रेट किया। क्या किया? रिहाइड्रेशन के बाद एक्चुअल वैल्यू आई, जिसकी वजह से अब आपका जो हीमोग्लोबिन आ रहा है वो करेक्ट हीमोग्लोबिन है। अब हम आते हैं अगले इलेक्ट्रोलाइट पे, जिसको पोटेशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम। पोटेशियम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पोटेशियम मसल पावर, मसल टोन, स्ट्रेंथ के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अमूमन बुजुर्ग लोग जो हॉस्पिटल्स में आते हैं उनकी मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, चल नहीं पाते हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल सीरम पोटेशियम का होता है। तो आंतों में गति रुक जाती है, पेट फूल जाता है, मरीज सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में चले जाते हैं, तो आंतों की गति, पेरिस्टालिसिस, मूवमेंट के लिए भी पोटेशियम एनायन बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि पोटेशियम मरीज का मेंटेन रहे। नॉर्मल वैल्यू मैंने बताई 3.5 से 4.5। पोटेशियम अगर कम होता है तो किन खाने के पदार्थों से पोटेशियम मिल सकता है हम लोगों को? फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों में भी केले में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, टमाटर में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, नारियल पानी में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, पालक, मेथी, बथुआ में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, बादाम, मेवे, इनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो इनमें से किसी भी चीज़ को जब आप मरीज़ को बताएंगे तो हाई पोटेशियम डाइट के तौर पे आएगा। कॉमनली अगर आप उसको कह देंगे जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मरीज़ है, जिसमें नमक भी कम है और पोटेशियम भी कम है, तो कहेंगे 2 टमाटर को कुकर में उबाल लें और उसमें 4-6 चुटकी नमक मिला करके मरीज को सुबह शाम पिलाएं। ऐसा करने से 7-8 दिन में प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, बिना दवा की मदद के हम मरीज का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ठीक कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि सोडियम अगर ज़्यादा होगा तो भी मरीज के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, और सोडियम का कभी भी फास्ट करेक्शन नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? फास्ट करेक्शन। सोडियम का करेक्शन किस चीज से किया जाता है? सलाइन से। कौन सी सलाइन लगाई जाती है? हाइपोटोनिक सलाइन। हाइपोटोनिक सलाइन को 3% सलाइन कहते हैं। 100 ml की छोटी शीशी होती है। हमेशा याद रखिए कि नॉर्मल सलाइन तो हम तेज चला सकते हैं, एक बोतल को हम 2 घंटे 1 घंटे में भी दे सकते हैं, 500 ml की जो बोतल आती है, पर 3% हाइपोटोनिक सलाइन को हमको धीरे धीरे चलाना है। कोशिश करनी है कि इन्फ्यूजन पंप से 10 ml पर आवर के ही रेट से चलाएं और एक 100 ml की शीशी कम से कम 6 घंटे से पहले ना दें। अगर हम रैपिड करेक्शन ऑफ सोडियम करते हैं तो कई बार ब्रेन में एक सूजन आ जाती है जो परमानेंट नेचर की होती है। इस बीमारी को कहते हैं सीपीएम। क्या कहते हैं? सीपीएम। सीपीएम का मतलब होता है सेंट्रल पोनेटाइन माइलिनोसिस। क्या होता है? सेंट्रल पोनेटाइन माइलिनोसिस। इसके बारे में हम लोग एक क्लास और करेंगे। ये एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है, नर्सिंग के एरर से होता है। अगर नर्स ने ध्यान नहीं दिया और उस 3% सलाइन को तेज चला दिया 15, 20, 25 मिनट में, तो पेशेंट में ये प्रॉब्लम आ सकती है, फिर वो सारी जिंदगी बोल नहीं पाएगा, जिंदा लाश की तरीके से रहेगा। तो वी हैव टू बी वेरी थॉटफुल अबाउट इट कि हम क्या चढ़ा रहे हैं, कैसे चढ़ा रहे हैं, क्या ऑर्डर हमारे डॉक्टर ने लिखा है। ठीक है। तो पोटेशियम के करेक्शन की बात हो गई, सोडियम के करेक्शन की बात हो गई। पोटेशियम करेक्शन में सीखिए, कभी भी पोटेशियम का इंजेक्शन हम आईवी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि पोटेशियम कैन कॉज कार्डियक एरिथमियास। क्या कर सकता है? और कार्डियक एरिथमिया से मृत्यु होने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कॉमन एरिथमियास कौन कौन से होते हैं? पीएसवीटी, बोलिए। पीएसवीटी, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, ठीक। एसवीटी, एसवीटी, फिर एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर। ये कॉमन 4 प्रकार के कार्डियक एरिथमियास हैं। तो अगर ये आपने किसी को भी पोटेशियम आईवी स्टैट लगा दिया, इनमें से कोई भी कार्डियक एरिथमिया होगा तो मरीज को जान जाने में 1-2 मिनट भी नहीं लगेंगे। इसीलिए पोटेशियम को डाइल्यूट करके लगाया जाता है। हमेशा पोटेशियम का 1 या 2 एम्पुल को हम लोग को नॉर्मल सलाइन की 500 ml की बोतल में डाल देना होता है। कभी भी किसी बोतल में कुछ भी डाल रहे हैं तो सबसे पहले बड़ा सा टेप लगा के लिखिए, एडेड इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड 2 एम्पुल, समय डालिए और माइक्रो ड्रिप सेट से धीरे धीरे 10-12 घंटे में स्लो करेक्शन कीजिए। ठीक है जी।
और इसका ओरल करेक्शन भी होता है। ओरल करेक्शन के लिए सिरप पॉट क्लोर आती है, क्या आती है? पोटेशियम क्लोराइड की सिरप आती है। अगर आप उसको नारियल पानी से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, टोमेटो सूप से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो कंसंट्रेट पोटेशियम का घोल आता है जिसको भी पानी में मिला के देना होता है। 1 कप पानी में 2 चम्मच मिला के 3 बार देंगे तो पोटेशियम करेक्ट हो जाएगा। तीसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर हम किसी का सोडियम और पोटेशियम करेक्ट कर रहे हैं तो हमको प्रतिदिन उसका सोडियम और पोटेशियम को चेक भी करना पड़ेगा लेबोरेटरी में, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का ओवर करेक्शन भी उतना ही नुकसानदायक है जितना सोडियम और पोटेशियम की कमी। तो अगर सोडियम और पोटेशियम जल्दी से ज़्यादा करेक्ट कर दोगे तो और करेक्ट करते चले जाओगे उसके बाद भी, तो मरीज को और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो रोज़ आपको उसको चेक करना है, देखना है और क्लिनिकल असेसमेंट करना है कि हमारे मरीज़ की मसल में ताकत कम थी, हमारे मरीज़ का पेट फूला था, अब देखो पोटेशियम करेक्ट हो गया, उसका पॉटी होने लगी, उसका पेट पिचक गया, पहले कम बोल रहा था, उसकी ऑल्टर्ड सेंसोरियम थी, चेतनता कम थी, अब देखो मरीज़ बोलने लगा, पहचानने लगा, कॉन्शियस हो गया, ओरिएंटेड हो गया। इस तरीके से हमको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को समझना है, सबसे पहले क्लिनिकल उसकी डायग्नोसिस बनानी है, ब्लड वैल्यूज़ में देखना है क्या आया, और फिर धीरे धीरे उसका करेक्शन करना है, और करेक्शन करके मरीज़ 2-3 दिन में ठीक होकर घर चला जाता है। ये ओल्ड एज की कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। समझ गए? कोई सवाल? नो सर। थैंक यू। थैंक यू सर।